नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद अब मितान योजना की सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी है, जिसके तहत अब घर बैठे ही लोगों को राशन कार्ड मिल सकेगा। और बता दें कि घर बैठे राशन कार्ड बनवाने के लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर डायल करना होगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में लोगों की सुविधाओं के लिए लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब मितान योजना के तहत सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है। तो बता दें कि इस राशन कार्ड को बनवाने के लिए आपको टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होगा। और इसकी जानकारी खुद सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके दी है। और ये सीएम भूपेश बघेल का वो ट्वीट है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब मितान योजना के तहत आपको राशन कार्ड बनवाने में तकलीफ नहीं होगी। नागरिक की सुविधा के लिए लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ये पहल कर रही है। अब इसी संदर्भ में एक और बड़ी जानकारी यही निकल के सामने आई है कि अब आपको राशन कार्ड बनवाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से आपका राशन कार्ड बन जाएगा। ये सीएम भूपेश बघेल का वो ट्वीट है जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। राशन कार्ड बनवाने का सपना हुआ साकार, मितान लेकर आया सेवा आपके द्वार। तो ये वो पोस्टर है जो जारी किया गया है। इसी के साथ ट्वीट है भूपेश बघेल का, वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसमें टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 14545। इस पे कॉल करके आप राशन कार्ड आसानी से घर बैठकर बनवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज पत्रकारों से बात करते हुए झीरम घाटी हत्याकांड में जान गंवाने वाले नेताओं और सुरक्षा बल के जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही झीरम मामले में तथा नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयानों का रमन सिंह ने पलटवार किया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल द्वारा झीरम मामले में दिए गए बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि झीरम घाटी की जांच तत्कालीन मनमोहन सिंह जी सरकार के समय एनआईए के हाथ में सौंपी गई थी और उन्होंने 1500 पृष्ठ की चार्जशीट भी 2014 में दाखिल की थी। भाजपा सरकार भी जांच आगे बढ़ाने के लिए जस्टिस प्रशांत मिश्र की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट राजभवन को 2021 में सौंप दी गई थी। झीरम के 10वीं बरसी पे मैं सभी शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां तक सवाल है जांच का और जांच की प्रगति का, आपको स्पष्ट मालूम है कि उस दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एनआईए का गठन किया। एनआईए सर्वोच्च संस्था है जो ऐसे जांच के लिए उपयुक्त होता है और मनमोहन सिंह जी ने सही किया। उन्होंने 15 पृष्ठ के जांच रिपोर्ट भी पेश किया, चार्जशीट भी 2014 में दाखिल किया। आगे की कार्रवाई करना था मगर भूपेश बघेल को संतोष नहीं हुआ। उस जांच को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई। उनका भी रिपोर्ट गवर्नर के पास प्रस्तुत किया। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बीजेपी इन दिनों भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान को लेकर जाबो गौठान खोलबो पोल को एक अभियान की तरह पूरे प्रदेश में चला रही है। इस क्रम में राम विचार नेताओं ने प्रेस वार्ता करते हुए भूपेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रदेश की जनता के साथ एक छलावा बताते हुए कहा है कि योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ती हुई योजना है। तो जाबो गौठान खोलबो पोल पर बयान दिया गया है। बता दें कि कई दिनों से बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसे में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई घोषणा है, योजना है। ये क्या कहा गया है, राम विचार नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है और भूपेश सरकार पर निशाना साधा है।
भगवान राम और गौ माता के एजेंडे से बीजेपी भले ही फली फूली हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने श्री राम ही नहीं बल्कि गौ माता के एजेंडे को भी हाईजैक कर लिया है। जाहिर है कि बीजेपी के अंदर खाने में मुद्दे के इस तरह छीन जाने के बाद हलचल अब होनी लाजमी है। इन दोनों सूबे में कुछ इसी तरीके से सियासी हलचल देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी उन पुराने दिनों को कुरेद रही है जिनमें कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बताया करती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भगवान की आस्था और गौ माता की सेवा का पर्याप्त बदला लेते हुए अब नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस के राम हैं और कांग्रेस की ही गौ माता, तो फिर बीजेपी के पास बचा ही क्या? जी, छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने इन वर्षों में अपने फैसलों से बीजेपी को पटकनी देने की पुरजोर कोशिश की है। पहली पटकनी भूपेश बघेल ने गौ माता को लेकर दी, जिसमें उन्होंने प्रदेश भर में गौठान और गौशाला का निर्माण कर गौवंश को बचाने की पहल शुरू की। तो वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल ने बीजेपी से श्री राम के मुद्दे को हाईजैक करने की कवायद तेज कर दी और इस कड़ी में भूपेश बघेल ने दुनिया के पहले कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार कर एक तीर्थ के तौर पर विकसित कर दिया। रायपुर से लगे चंदखुरी को माता कौशल्या का मायका माना जाता है। यहाँ माता कौशल्या के मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ ही भूपेश बघेल ने राम के मुद्दे को कांग्रेस के पक्ष में करने की पहल कर दी है। भूपेश बघेल ने जहाँ से भगवान राम वनवास के दौरान गुजरे थे, उन्होंने स्थानों पर राम वन गमन पथ का निर्माण शुरू कर दिया है। यही नहीं, राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता के बाद अब सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी पिछली बातों को कुरेद कर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा, जो लोग भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, राम सेतु का सबूत मांगते थे, उनके मन में सद्बुद्धि आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आस्था मन से हो, कालनेमी की तरह नहीं। जब हम कहा करते थे राम, भगवान राम इस देश के आस्था और विश्वास के केंद्र हैं, तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती थी। कभी भगवान राम को काल्पनिक बताया, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह उठाया। छत्तीसगढ़ में भगवा ध्वज का अपमान हुआ जो भगवान राम के रथ में लगा करता था। और आज यदि उनको सद्बुद्धि आई है और अपनी पुरानी गलती का एहसास हो रहा है और राम के रामायण प्रतियोगिता करा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, वो कराएं, लेकिन आस्था हो दिल में, काल नेमी की तरह नहीं, आस्था के साथ कराएं। राम को लेकर प्रदेश में चल रहे वार पलटवार के दौर में कांग्रेस ने भी बीजेपी के इस बयान पर पलटवार किया। मोर्चा संभाला कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने और कहा कि यही बीजेपी का चरित्र है। भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद माता कौशल्या का नाता छत्तीसगढ़ से नहीं जुड़ा है, लेकिन बीजेपी इतने साल सत्ता में रही, गौ माता और भगवान राम के नाम पर क्या किया? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के द्वारा की जा रही गौ सेवा का विरोध कर रही है, गौठानों का विरोध कर रही है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी रामायण महोत्सव तक का विरोध कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जिन भगवान राम के नाम पे 2 सीट से लेके आज संसद में पूर्ण बहुमत तक पहुंचे, जिन भगवान राम के नाम पे छत्तीसगढ़ में 3 बार सरकार बनाई, उन भगवान राम के छत्तीसगढ़ में वन गमन पथ को कभी भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षित संवर्धित करने का काम नहीं किया। बीजेपी भले ही सरकार को कई मुद्दों पर घेर रही हो, लेकिन कुछ ऐसे भी भावनात्मक मुद्दे हैं जिन्हें छूकर भूपेश बघेल ने सियासी पलड़ा अपनी ओर झुकाने की कोशिश की है। यहाँ के तीज त्योहार को मान देने की बात हो या फिर आम लोगों को सीधा फायदा पहुँचाने की कोशिश हो, ऐसे में सवाल अब ये है कि जनादेश का पलड़ा आखिर किस पार्टी की ओर ज्यादा होगा। ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, रायपुर। और अपने बेबाक बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर से चर्चा में है, वो भी एक वायरल वीडियो की वजह से। कैसे, जरा आप भी देखिए कि कैसे मंत्री कवासी लखमा खुद पर कोड़े बरसा रहे हैं। मंत्री के खुद पर कोड़े बरसाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। दरअसल गयग्राम नागा रास में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। इस दौरान बताते हैं कि लखमा पर देवी सवार हो गई और खुद पर वो कोड़े बरसाने लगे।
और इस बीच छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर है। मोबाइल के लिए जलाशय को कराया गया खाली। खेरकट्टा परलकोट जलाशय में गिर गया था फोन। कोयलडी बेड़ा ब्लॉक के फूड ऑफिसर का गिरा था फोन। राजेश विश्वास का सेल्फी लेते समय फोन गिरा था और इसलिए इस पूरे जलाशय को खाली कराया गया है। तो खेरकट्टा परलकोट जलाशय में गिरा था फोन, इसके बाद इसको खाली कराया गया है। कोयली बेड़ा ब्लॉक के फूड ऑफिसर का इसमें फोन गिरा था। सेल्फी लेते वक्त ये फोन गिरा था और छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे सेल्फी लेते हुए फूड ऑफिसर का फोन गिरा था जलाशय में और इसके बाद से जलाशय को खाली कराया गया। तो मोबाइल के लिए जलाशय को खाली कराया गया। खेरकट्टा परलकोट जलाशय में फोन गिरा था और इसके बाद ये फोन को निकालने के लिए जलाशय को खाली कराया गया। कोयली बेड़ा ब्लॉक के फूड ऑफिसर का ये फोन गिरा था। इसके बाद से ये तस्वीर निकल के सामने आई, जहां पे जलाशय को खाली कराने का काम शुरू किया गया और जलाशय को खाली कराया गया। एक फोन के लिए पूरे जलाशय को खाली कराया गया। तो कांकेर से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फूड ऑफिसर का फोन गिर गया था जलाशय में। सेल्फी लेते वक्त यह हादसा हुआ। फोन गिरा और फोन गिरने के बाद फूड ऑफिसर ने इस पूरे जलाशय को खाली कराया। कोयली बेड़ा ब्लॉक के फूड ऑफिसर है जिनका फोन गिरा था और फोन को निकालने के लिए पूरे जलाशय को खाली कराया गया। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मोबाइल के लिए जलाशय को खाली कराया गया। ज्यादा जानकारी के साथ कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या है ये पूरा मामला? जलाशय में कितना पानी था? जी मैम, बताना चाहता हूँ कांकेर जिला के जहाँ जानी मानी खेरकट्टा डैम है, जहाँ पे पानी भरपूर भरा हुआ था और वहीं पे कई मतलब वो घूमने के लिए गए थे, पिकनिक विकनिक मनाने के लिए गए थे और वहीं पे सेल्फी लेते हुए डैम में मोबाइल गिर गया और पूरा पानी खाली कराने के बाद उसको मोबाइल को निकाला गया। तो ये जितना पानी था जलाशय में, उस जलाशय के पानी से कितने खेतों की सिंचाई हो जाती कमलेश? जी, उसमें कम से कम 10-15 एकड़ का सिंचाई हो जाती है। तो क्या फूड ऑफिसर है, इसकी वजह से पूरे जलाशय को खाली कराया गया? क्या ये खबर किसी के संज्ञान में है? इस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? क्या कोई एक्शन लिया गया है लीगल इनके ऊपर? अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अभी पूरा मतलब पूरा पानी को सिंचाई मशीन लगाकर उसको खाली कराया गया। उसके बाद खाली कराने के बाद मोबाइल को निकाला गया है। कब ये फोन गिरा था और कितनी देर के अंदर पूरे जलाशय के पानी को निकाला गया, खाली कराया गया? जी मैं बताना चाहता हूँ, एक कल की घटना है, जहाँ पे वहीं पे पिकनिक मनाने गए थे और वहीं पे सेल्फी ले रहा था और वहीं पे सवेरे तक पूरा पानी खाली कराया गया है। और क्या कुछ जानकारी है इससे जुड़ी हुई आपके पास कमलेश? अभी तो वहीं से तो भीड़ भाड़ का बहुत था और ऐसा तो कोई जानकारी नहीं है। वहीं पे बस फोन निकाला गया, मतलब 50,000 दिया था और वहीं पे फोन को निकाला गया। जी कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो खेरकट्टा परलकोट जलाशय में फोन गिरा था, अधिकारी का फोन गिरा था और इसके बाद से फोन को निकालने के लिए पहले जलाशय के पानी को निकाला गया। और मोबाइल वितरण का कार्यक्रम आज राजमोहनी भवन में जिला प्रशासन सरगुजा की तरफ से आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं और बच्चियों को महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यप्रणाली को सुचारू करने के लिए उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एंड्रॉइड फोन बांटा गया, जिससे उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रहे सभी क्रियाकलापों के बारे में जानकारी अपलोड कर सभी को उपलब्ध करा सके। और दुर्ग में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत दुर्ग रेलवे स्टेशन का काया क्लब होगा, जहां स्टेशनों पर महिलाओं और
दिव्यांग जनों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य के 49 रेलवे स्टेशन शामिल है। इन सारे कार्यों को दक्ष पेशेवरों की सहायता से पूरा किया जाएगा। भिलाई के स्टेशन मरौदा में एक युवक की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मृतक युवक की पत्नी अपने 4 साल के बच्चे को छोड़ किसी दूसरे युवक के साथ रहने लगी, जिसको लेकर युवक के ससुराल वालों से बीती रात मारपीट हो गई, जिसके बाद युवक का शव देर रात मरौदा चौक से मिला। तो वहीं मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ससुराल पहुंचे पति की पत्नी ने हत्या करवा दी, ये ससुराल वालों का इल्जाम है। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे नक्सलियों के खिलाफ लोन वर्टू अभियान के तहत नक्सली वापस लौटकर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। इस अभियान के तहत भारी संख्या में नक्सली मुख्यधारा से अब तक जुड़ चुके हैं, जिसमें कई इनामी भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रदेश है। राज्य के ज्यादातर जिलों में नक्सलियों का आतंक है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन उन नक्सलियों को मुख्यधारा से दोबारा जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत साल 2020 के जून में की गई थी। इस अभियान के तहत दंतेवाड़ा में सक्रिय नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराकर मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। गाँव में आत्मसमर्पण के सम्मान में चस्पा किया जाता है, ताकि वो सम्मान और शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। सरकार के घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अभियान की शुरुआत से अब तक करीब 590 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें से 151 नक्सली पर इनाम घोषित था। और ये जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत तत्कालीन एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के द्वारा की गई थी। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि जनता को, जो कि दिग्भ्रमित हो चुकी है, चाहे डर के कारण, चाहे वसूली के कारण, चाहे हिंसा के भय के कारण, नक्सलियों के द्वारा जो हमारे क्षेत्र की बड़ी भारी जनता है उसको उपयोग किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है अपने कामों के लिए। आपको बता दें कि जब से इस अभियान की शुरुआत हुई है, इसमें प्रशासन को काफी सफलता मिली है। कई ऐसे बड़े नक्सली कैडर हैं जिन्होंने नक्सल नीति की खोखली विचारधारा से तंग आकर समर्पण किया। कई ऐसे दंपत्ति हैं जिन्होंने पुलिस कप्तान के समक्ष समर्पण किया। आज शासन की तरफ से समर्पण नीति के तहत समर्पित नक्सलियों को मुख्य मार्ग से जोड़ने पर रोजगार मुहैया करवाया जाता है। इस समर्पण नीति से कई समर्पित नक्सली आज पुलिस की वर्दी में उन नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं जो नक्सल नीति को छोड़ना नहीं चाहते, या ये कहें कि नक्सल नीति को ही सही मानते हैं। समर्पण कर चुके नक्सली चाहे महिला हो या पुरुष, आज सरकार की तरफ से उन्हें रोजगार देकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा रहा है। मेरा नाम दुर्गेश उर्फ सुनील सोरी, मैं गंगालूर क्षेत्र का हूँ और इरमगुंडा निवासी का हूँ। मैं 2007 वही लास्ट महीना में मैं दला में भर्ती हुआ था। फिर 1 महीना रहने के बाद 2008 में मैं घायल हुआ था तरकेर घटना में। क्या हुआ था तरकेर घटना? मुठभेड़ हुआ था पुलिस के साथ। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ था। वहाँ पर 6 पुलिस भी मारे गए हैं और हथियार भी हम उठा के ले गए हैं, और अपने साथी भी नक्सलियों में भी 6 लोग मारे गए हैं इधर उधर बराबर। और वहाँ से मैं भी घायल हुआ था, मुझे भी साथी लोग उठा के लेके गए। और उसके बाद मेरा इलाज भी बहुत 1-1.5 साल तक चला है, लेकिन यहाँ ठीक नहीं हो रहा था, बाहर चला गया था। मैं 2015 से नक्सली से संगठन में जुड़ा हूँ। 2015 से? उस समय पढ़ते पढ़ते मेरे को मोटिवेशन किए नक्सल ने। मोटिवेशन करके मेरे को उधर मतलब ऐसी मोटिवेशन करके उधर ले गया मेरे नक्सली में। कौन से हथियार पकड़े थे? वहाँ पे शहीद डोकरा से था, एक डोकरा था। हाँ। उसके साथ डायरेक्ट से गनमैन दिया मेरे को। गनमैन? हाँ, उसके साथ AK-47। इन समर्पित नक्सलियों की बात करें तो शासन की तरफ से इनके लिए एक हब तैयार किया गया है, जिसमें समर्पित नक्सली दुकान संचालित करते नजर आते हैं। महिलाओं के लिए सिलाई का काम हो या कढ़ाई का,
इन दुकानों पर आपको महिलाएं सिलाई वगैरह करती नजर आएंगी, जो कभी नक्सलियों के कंधे से कंधा मिलाकर अपराधों को अंजाम देती थी। लेकिन आज वही नक्सली महिलाएं सिलाई बुनाई का काम करती नजर आ रही हैं। कई समर्पित नक्सली ऐसे भी हैं जो पुलिस बल में सहायक आरक्षक में भर्ती होकर आज टीआई रैंक तक पहुंच चुके हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। नक्सल संगठन में मैं बचपन से 2013 से वहाँ जाके भर्ती हो गया। हाँ। 9 साल वहाँ काम किया नक्सली में अंदर। कौन से एरिया में काम करते थे आप? कटेक आइलैंड में काम करता था। पहले पीएल में था और 2018 में एलजेस कमांडर में जिम्मेदारी दे दी। वहाँ पर था। कौन से हथियार पकड़ते थे? SLR पकड़ता। SLR। जी। किन किन बड़ी नक्सलियों के साथ काम कर चुके हैं आप? मैं नक्सली में 10 साल काम किए थे। कौन कौन सा हथियार पकड़ते थे आप? मैं पहले आते समय वहाँ नक्सली में जाते समय इंचार्ज 3 पकड़ा था। उसके बाद सेक्शन कमांडर होने के बाद इंचार्ज LMG पकड़ा था। जी। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से मुख्य धारा से विमुख हो चुके लोग नक्सलवाद का साथ छोड़ विकास का हाथ धर रहे हैं और फिर से मुख्य धारा में लौट रहे हैं और अपने भविष्य को संवार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और दुर्ग में महादेव और रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टा पैनल संचालन करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जहां ये लंबे समय से ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहे थे। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से एक लैपटॉप, 10 मोबाइल और करोड़ों का ट्रांजैक्शन बरामद किया है। तो वही मामले में पुलिस जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है। मामला भिलाई 3 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो लंबे समय से सट्टा का संचालन करते थे, ऐसे में पुलिस ने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। एक लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन और कई करोड़ों का ट्रांजैक्शन इनके पास से बरामद हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं उन सट्टेबाजों की, जिसकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है तस्वीरें। लंबे समय से ये सट्टे का संचालन करते थे। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।